हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो किसी भी सिद्धांत का जब प्रतिपादन होता है तो ये नहीं होता कि वो सिद्धांत अचानक एक ही बार उसी रूप में आ जाता है जिस रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं। हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये कहते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट रेडिएशन के फोटॉन्स मेटल सरफेस पर पड़े तो इससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं और इस घटना को नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन इस सिद्धांत के आने के पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका हिस्ट्री इतिहास क्या था, यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहां से प्रारंभ हुए और किस तरह से इसका डिस्कवरी या इसका खोज हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कोई डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो जो होंगे ये प्लेट लगे हुए हैं। इस प्लेट को हम P1 और इसको इंडिकेट करते हैं P2। ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा क्या है पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इसको हम लोग एक बैटरी से जोड़ देते हैं और ये फिर ये जुड़ता है क्या, ये एक आमीटर से जोड़ देते हैं। ये हो गया बैटरी, ये हो गया आमीटर। ये हमारा एक डायग्राम या ये कहिए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्ट्ज। लगभग इनका समय था 1887 यानी 1887 ईस्वी में। इन्होंने किया क्या कि ये डिस्चार्ज ट्यूब पर इस प्लेट P1 पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या फिर ये कहो कि अल्ट्रावायलेट लाइट इस पर स्ट्राइक किया या अल्ट्रावायलेट लाइट जो होगा ये P1 प्लेट पर डाला। तो जब ये अल्ट्रावायलेट लाइट P1 प्लेट पर डाले तो ये देखा गया कि इसमें सर्किट या ये कहिए कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो गया। तो विद्युत धारा प्रवाहित हो गया यानी P1 से इलेक्ट्रॉन P2 के तरफ ये आसानी से निकलने लगे। और लेकिन हर्ट्ज ने इस घटना का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया कि क्यों अल्ट्रावायलेट लाइट इस प्लेट पर डालने से विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आसानी से होने लगे थे। ठीक एक साल बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉलेस। इन्होंने किया क्या कि ये डिस्चार्ज ट्यूब में जो P1 और P2 प्लेट थे ये जस्ते के प्लेट थे और इनके दोनों इंड को या ये कहिए कि दोनों तारों को इन्होंने बाहर निकाल दिया। और जब दोनों तारों को बाहर निकाला तो इसका एक सिरा बैटरी और आमीटर से जोड़ दिया और इस P1 प्लेट पर या एक प्लेट पर अल्ट्रावायलेट लाइट प्रवाहित किया। तो जब ये अल्ट्रावायलेट लाइट प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। लेकिन यही चीज अगर अल्ट्रावायलेट लाइट P2 पर प्रवाहित किया तो इस तरह का कोई घटना नहीं होता था। लेकिन हॉल्स ने भी इस घटना के लिए किसी भी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्यों P1 प्लेट पर अल्ट्रावायलेट लाइट प्रवाहित करने से किस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित या विद्युत धारा का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक इसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे थॉमसन। इन्होंने ये कहा कि अगर मेटल सरफेस पर कोई इंसिडेंट रेडिएशन स्ट्राइक करता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इन्होंने ये कहा कि इफ इंसिडेंट रेडिएशन या ये कहो कि इफ सम रेडिएशन
strike on metal surface, it emits electron। इन्होंने ये कहा कि अगर कुछ स्पेसिफिक ऐसे रेडिएशंस थे जो मेटल सरफेस पर स्ट्राइक किया जाए तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते थे, लेकिन इन्होंने भी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, लिनार्ड। इनका समय था लगभग 1900 के आसपास। इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में दो प्लेट लिया, एक प्लेट को P1 इंडिकेट करते हैं, दूसरे को P2 इंडिकेट करते हैं। हमारा P1 हो गया क्या, निगेटिव पोल, और P2 हो गया हमारा क्या, पॉजिटिव एंड हो गया। अब ये करते हैं कि निगेटिव प्लेट पर अल्ट्रावायलेट लाइट प्रवाहित करते हैं। तो जब निगेटिव प्लेट पर अल्ट्रावायलेट लाइट प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक उसी तरह से अगर ये अल्ट्रावायलेट लाइट P1 नहीं P2 पर प्रवाहित करते हैं तो इसका सीधा अर्थ ये आया या ये निष्कर्ष निकला कि किसी तरह के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट P1 प्लेट पर पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉन P2 के तरफ क्या करते हैं, ये प्रवाहित हो जाते हैं। लेकिन जब अल्ट्रावायलेट लाइट P2 प्लेट पर प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। तो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन निगेटिव पोल के तरफ नहीं जाएंगे और इस तरह से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता था। और इसी चीज को कि जब कोई इंसिडेंट रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पर प्रवाहित करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इस घटना को नाम दे दिया गया क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस इलेक्ट्रॉन को नाम दे दिया गया क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया। और इससे जो विद्युत धारा का कंस्ट्रक्शन होता है उसको नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो अब देखो ये डायरेक्शन हो जाएगा किसका, ये डायरेक्शन हो जाएगा तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। ये हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कंस्टिट्यूशन हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे क्या, ये इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। इसको एक बार फिर समराइज कर देते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिनार्ड, लगभग समय था इनका 1900। इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में जो दो प्लेट थे तो निगेटिव प्लेट पर अल्ट्रावायलेट लाइट से स्ट्राइक किया या अल्ट्रावायलेट लाइट प्रवाहित किया तो ये पाया गया कि इसमें विद्युत धारा का निर्माण हो गया। लेकिन यही अगर अल्ट्रावायलेट लाइट P2 प्लेट या पॉजिटिव प्लेट पर डाला गया तो किसी भी तरह के विद्युत धारा का निर्माण नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि अगर अल्ट्रावायलेट लाइट P1 प्लेट या नेगेटिव प्लेट पर डाला गया तो इलेक्ट्रॉन P1 प्लेट से P2 प्लेट के तरफ मूव कर जाते थे और इससे विद्युत धारा का निर्माण हो जाता था। लेकिन जब अल्ट्रावायलेट लाइट P2 प्लेट पर डाला गया तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते थे और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन कभी भी निगेटिव इलेक्ट्रोड या कभी भी निगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ मूव नहीं करेंगे। तो इसी घटना को यानी अल्ट्रावायलेट लाइट जब निगेटिव प्लेट P1 प्लेट पर पड़ा तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस घटना को नाम दे दिया गया क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस इलेक्ट्रॉन को नाम दे दिया गया क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इससे जो विद्युत धारा का निर्माण हुआ उस विद्युत धारा को नाम दे दिया गया क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा गया। अब इसको तो इस तरह से कह सकते हो कि when a beam of light
a beam of when a beam of light of suitable frequency or wavelength is allowed to fall on the surface of metal, the electron are emitted from metal surface. Such phenomena is called photoelectric effect, and emitted electrons are called photoelectron, and electric current constitutes by photoelectron is called photoelectric current, और इसको नाम दे दिया गया क्या? फोटोइलेक्ट्रिक करंट। और इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवरी या ये कहिए खोज हो गया। यानी ये था कि अगर किसी मेटल सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के फोटॉन्स अगर पड़ते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इस घटना को नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसको हम नाम देते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब हम लोग इसके बाद ये देखेंगे, ये तो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके लिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुए, इस पर एक एक्सपेरिमेंट, एक तो साइंटिस्ट यही थे जिनका नाम था हर्ट्ज, और दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? लिनार्ड। हर्ट्ज और लिनार्ड, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या विशेषताएं थी इसको इन्होंने डिस्कस किया। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये देखें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या क्या विशेषताएं थी, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्ट्ज एंड लिनार्ड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले, और ये ऑब्जर्वेशन वे ऑब्जर्वेशन थे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की विशेषता थी। और यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की विशेषता, इसको लाइट के वेव नेचर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो लिनार्ड और हर्ट्ज, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। इस डिस्चार्ज ट्यूब में के अंदर दो प्लेट लगे थे जिसको हम प्लेट P1 और P2 कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित थे। अब प्लेट P1 के सामने एक क्वार्ट्ज का विंडो लगा था, और जिस विंडो के सहायता से हम प्लेट P1 पर लाइट या फिर ये कहो रेडिएशन इस पर डालते थे, या प्रकाश की किरण इस पर डाली जाती थी।
अब इसके बाद और इस प्लेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कैथोड प्लेट भी कहते हैं। अब ये कैथोड प्लेट एक आमीटर तथा एक कॉम्यूटेटर, एक आमीटर और एक कॉम्यूटेटर से जोड़ देते हैं। कॉम्यूटेटर ये इलेक्ट्रिसिटी की दिशा को परिवर्तित करता है, यानी जिस दिशा में हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करना होगा ये उस डायरेक्शन को क्या करेगा, ये प्रवाहित करेगा, और जिधर हमको इलेक्ट्रिसिटी को रोकना होगा उधर हम इसको आसानी से रोक सकते हैं। अब इसके बाद इसको एक पोटेंशियल डिवाइडर से भी जोड़ा जाता था। इस पोटेंशियल डिवाइडर की विशेषता ये होती है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभवांतर को कम या अधिक या विभवांतर में परिवर्तन कर सकता है, साथ साथ यह विभवांतर की दिशा को भी परिवर्तित कर सकता है, और इसे एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिया गया। ये एक्सपेरिमेंट या ये कहिए कि ये इंस्ट्रूमेंटल जानकारी था किसका, हर्ट एंड लिनार्ड के एक्सपेरिमेंट का। अब इसमें किया गया क्या कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के लाइट प्लेट P1 पर डाले गए। तो सबसे पहला केस ये था, फर्स्ट केस इसका ये था कि इफ definite frequency and intensity of light strike on plate P1। यानी सबसे पहला केस ये हुआ कि किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी के लाइट को, निश्चित फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को प्लेट P1 पर डाला गया। अब देखा गया कि इसमें क्या परिवर्तन होता है और इससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं। तो सबसे पहला कि जैसे ही ये डाला गया और उसके बाद ये किया गया कि ये देखो ये 1 1 और 2 2 दो जो होंगे ये सर्किट बने हुए हैं। अब मान लीजिए इसमें अगर हम की डाल देते हैं तो ये सर्किट पूरा हो जाता है, और अगर की हम लोग निकाल लेते हैं तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ये सर्किट टूट जाएगा। तो अब ये करते हैं कि सिर्फ ए और ए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, की डालते हैं और इस P2 पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं। तो इस P2 पर अगर पॉजिटिव पोटेंशियल हम लोग क्या करते हैं, ये अप्लाई कर देते हैं, और लाइट आ रहा है किस पर, ये P2 P1 पर पड़ रहा है। तो जैसे ही लाइट P1 पर पड़ता है, अब इससे क्या होता है, सबसे पहला ये होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का कंस्टिट्यूशन होने लगता है, या ये कहिए कि प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो सबसे पहला ये होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P1 इजेक्टेड, या ये कहो एलिमिनेटेड, इससे निकलने लगते हैं। अब इसके बाद किए क्या कि प्लेट P2, तो ये कह सकते हो कि पॉजिटिव पोटेंशियल applied on P2, पॉजिटिव पोटेंशियल P2 पर अप्लाई करते हैं। तो ये पाया गया कि मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, मैक्सिमम जो होगा ये क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये फ्लो कर जाते थे। यानी प्लेट P1 से अधिकांश इलेक्ट्रॉन, या ये कहो कि सभी इलेक्ट्रॉन P2 के तरफ आ जाते थे, और जिससे अधिकतम फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था, ये प्रवाहित हो जाता था। और इस
ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट को नाम देते थे क्या? सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते थे। अब इससे अधिक इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की संभव नहीं थी, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन P1 से क्या होते थे? P2 के तरफ आ जाते थे। अब इसके बाद किया गया क्या कि प्लेट P2 पर और पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाया गया। तो जब P2 प्लेट पर और पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाया गया तो पाया गया कि मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। और जब इसके इंटेंसिटी, लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाया गया तो ये पाया गया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो थे इनकी मात्रा में परिवर्तन हो गया। यानी अगर मान लो हम इंटेंसिटी को डबल कर देते थे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो प्रवाहित होते थे ये भी क्या हो जाते थे? ये क्या हो गए? ये डबल हो जाते थे। तो अब फिर से एक बार इसको समराइज कर देते हैं कि पहला केस हमने क्या किया कि प्लेट P1 पर ये क्या करते हैं? लाइट प्रवाहित करते हैं। तो ये पाया गया कि P1 प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कंस्टिट्यूशन कर देते हैं। अब ये जो कम्यूटेटर था इसको 1 में प्लग लगाकर ये करते हैं प्लेट P2 पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं। तो पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये देखते हैं क्या कि मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होते हैं? ये प्रवाहित हो जाते हैं। अब इसके बाद इसकी इंटेंसिटी बढ़ती नहीं है तो मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हम नाम देते हैं सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब मान लीजिए अब इसके बाद ये करते हैं कि P2 पर पॉजिटिव पोटेंशियल को और बढ़ा देते हैं। तो जब P2 पर पॉजिटिव पोटेंशियल को और बढ़ा देते हैं तो भी ये देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रवाहित होते थे इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें वृद्धि नहीं होती। लेकिन अगर मान लो हम इसके इंटेंसिटी को डबल कर देते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होंगे, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होंगे इसका भी मान 2 गुना हो जाता था। तो अब इससे हमको क्या इन्फरेंस मिलता है? इससे हमको ये इन्फरेंस मिलता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन देखो P1 से एलिमिनेट करते थे ये किस पर डिपेंड करते हैं? ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते बल्कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करते हैं। और वो भी जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाते हैं ये क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी, यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसका इन्फरेंस ये हो जाता है कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन does not depends upon frequency of radiation, but it is directly proportional to intensity of radiation या intensity of light, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारा पहला इन्फरेंस हुआ। दूसरा ये कहा गया कि दूसरा ये केस किया गया क्या कि
प्लेट P2 या ये कहो कि निगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड ऑन P2। अब ये किया गया दूसरा कि निगेटिव पोटेंशियल जो थे ये क्या किए गए, P2 पर अप्लाई किया गया। अब इसके लिए क्या किया गया, A1 को छोड़ दिया गया, 2 पर क्या किया जाएगा, ये की हम लोग लगा देते हैं। अब ये देखा गया कि P2 हमारा क्या होगा, इस पर निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिए। तो जब इस पर निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किए तो क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, पहला तो ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि धारा का मान घट गया, या फिर ये कह सकते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो थे इसकी मात्रा घट गई लेकिन शून्य नहीं हुआ। तो ये कह सकते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो या ये सीधा कहो कि इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट decreases but it does not becomes zero। लेकिन ये जीरो नहीं हुआ, ये घटा लेकिन ये जीरो नहीं हुआ। अब किया गया क्या कि पुनः P2 पर निगेटिव पोटेंशियल का मान क्या हो गया, और इंक्रीज किया गया। तो जब निगेटिव पोटेंशियल का मान इंक्रीज किया गया तो धारा क्या होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा घटने लगी और एक समय ऐसा हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होंगे ये क्या हो गए, शून्य हो गए, जीरो हो गए। तो ये कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग negative potential on P2 photoelectric current becomes zero। तो देखो ऐसा क्यों हुआ कि जब P2 पर निगेटिव पोटेंशियल का मान बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन जो थे ये हमारा क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम थी वो अब P2 के तरफ नहीं आए। तो जब ये P2 के तरफ नहीं आएंगे तो व्हाट नेचुरल है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी या मात्रा में कमी होगी। अब अगर और निगेटिव पोटेंशियल अगर हम P2 पर बढ़ा देते हैं तो जो जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी मैक्सिमम थी वो भी इलेक्ट्रॉन अब P2 तक नहीं आएगा। और जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन P2 तक नहीं आएंगे तो फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। या और ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए निकाल सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ये कितना हो जाएगा। अब ये जो निगेटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया था, मान लीजिए ये अप्लाई किया था, मान लो ये हो गया क्या, V0 वोल्ट। अब देखो V0 वोल्ट क्या इंडिकेट करेगा, ये बताएगा तुमको क्या, मैक्सिमम निगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड ऑन P2 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये बराबर होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब पहले इसको कुछ नोट डाउन कर लीजिए। अब ऊपर पहले कुछ मिटा देते हैं। अब देखिए ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था और अब
फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो थे ये क्या हो गए, ये शून्य हो गए। और इस पोटेंशियल को नाम देते हो क्या, इसको नाम देते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब ये जो होगा, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी ये हो गया V0 से हम इंडिकेट करते हैं, यानी P2 पर अगर मैक्सिमम पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्विवेलेंट निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दे तो फोटो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह रुक जाएगा, या P1 से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेंगे। अब इसके बाद किया गया क्या कि ये जो रेडिएशंस थे, इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो थी, तो इसी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को की इंटेंसिटी अब हम लोग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अगर मान लो इंटेंसिटी बढ़ा देने के बावजूद, फिर इस पे क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ा देने के बावजूद भी फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक करंट में परिवर्तन नहीं होता। पहले भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होते थे और बाद में भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होंगे। तो अब इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इन्फरेंस ये हो जाएगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन या लाइट, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये हो गया। तीसरा केस क्या किए, केस थर्ड। अब ये जो रेडिएशंस थे, इसके फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। तो अब ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेज। यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर पहुंचने पर प्लेट पे P1 पर उतनी ही तीव्रता परंतु पहले से अधिक फ्रीक्वेंसी के लाइट डालते हैं, यानी ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेज। यानी अब करते हैं क्या कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन हमने इस पर डाला था, उतना ही इंटेंसिटी का रेडिएशन डालते हैं, परंतु इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अधिक होती है। तो फ्रीक्वेंसी अधिक होने से ये पाया गया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ये पाया गया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गए, ये प्रवाहित हो गए। तो अब ये इससे निष्कर्ष निकला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो ये इससे इन्फरेंस निकला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन intensity of
रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये 3 इन्फरेंस हमको प्राप्त हुए। तो सबसे पहला इन्फरेंस हमको क्या प्राप्त हुआ? तो सबसे पहला इन्फरेंस प्राप्त हुआ था, याद कीजिए, रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बट इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। दूसरा इन्फरेंस ये हुआ कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और तीसरा इन्फरेंस प्राप्त हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ये 3 विशेषताएं थी, ये 3 विशेषताएं रेडिएशन या लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते थे। इसको 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया और वो भी लाइट के पार्टिकल नेचर से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि आइंस्टीन ने किस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन किया। इसका एक्सप्लेनेशन किए थे आइंस्टीन। इनका समय था 1905। अब इसके पहले ये आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसका जनरेशन हो गया था और यही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन किया। और इसी के बाद आइंस्टीन ने ये कहा था कि लाइट का बिहेवियर ड्यूअल नेचर का होता है, ये पार्टिकल के तरह भी व्यवहार करते हैं और वेव्स के तरह भी व्यवहार करते हैं और इनके दोनों नेचर मिलकर लाइट या रेडिएशन के सभी प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब देखिए ये किस तरह से एक्सप्लेन किए। मान लो ये हमारा कोई मेटल सरफेस है, ठीक, मान लीजिए ये हमारा कोई मेटल सरफेस है। तो मेटल सरफेस होगा तो इसके सरफेस पर मेटल के कुछ न कुछ एटम होंगे और इस मेटल के जो एटम होते हैं इनमें न्यूक्लियस भी होगा और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ये इलेक्ट्रॉन किसी न किसी अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स से न्यूक्लियस से जुड़े रहते हैं, ठीक। अब इस पर कोई इंसिडेंट रेडिएशंस पड़ते हैं। जब कोई इंसिडेंट रेडिएशन पड़ेंगे तो इसकी एनर्जी होगी, या तो कहो E = h²। हम लोग जानते हैं कि फोटॉन्स की एनर्जी इसके फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, इसके इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करता। अगर इस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो इसकी एनर्जी अधिक होगी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसकी एनर्जी कम होगी। अब ये मेटल सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन स्थित थे, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा किसी न किसी अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स से जुड़े होते थे। अगर ये इंसिडेंट रेडिएशन जिसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स से अधिक होगा, वही इस अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स को ओवरकम करेगा और इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा फोटॉन है जिसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स से कम होगा, तो वो फोटॉन मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे या इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं करेंगे। तो अब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होगी। ये एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होगी? ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स के बराबर होगी। तो इस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं, या तो इसको कह सकते हो वर्क फंक्शन कह सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और यहां जो फोटॉन्स इमिट करेंगे इसको हम लोग नाम देंगे क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी, और ये होता है न्यू जीरो से इंडिकेट करेंगे, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी क्या, एच न्यू जीरो। तो अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी तो मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक होगी तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या तो अधिक हो या फिर बराबर हो। इसीलिए ये कहा जाता है कि सारे रेडिएशंस जो होंगे ये फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। वही रेडिएशन जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से के बराबर या अधिक होगा वही फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे। अब मान लीजिए इससे हमारा इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो थे ये इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कहला रहे थे, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कहला रहे थे। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रदर्शित कर देगा। लेकिन अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक होती है तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होंगे और फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इमिट करेंगे। तो ये जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या एनर्जी होगी तो एनर्जी का ना तो ये निर्माण होता है और ना ही विनाश। तो जितना इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी होगी उसमें से थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाएगा, और जो रिमेनिंग एनर्जी बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एनर्जी का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। तो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी कितनी हुई, एच न्यू, यानी हमने इतना एनर्जी डाला। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत कितनी होगी, एच न्यू जीरो की जरूरत होगी, और जो शेष बच गए ये हो गया क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी जितनी एनर्जी हमने मेटल सरफेस को दिया इसके कुछ मात्रा इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हो गई, और जो शेष मात्रा बच गया वो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एच न्यू बराबर एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएंगे हमारे क्या, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएंगे। अब इससे हम लोग जो विशेषता थी इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहला तो ये तो विशेषता ये हमने देख लिया कि फर्स्ट तो ये होगा इफ न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो, यानी इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी अधिक होनी चाहिए किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो उस स्थिति में ग्रेटर देन इक्वल टू कह लो, तो ये हो जाएगा क्या कि इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस एलिमिनेटेड, ये जो होगा मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये एलिमिनेट करेंगे। दूसरा इसका हमने ये कहा था कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये क्या करते थे, ये फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि इंटेंसिटी पर निर्भर करते थे। अब मान लो ये कंडीशन हो गया और इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये क्या हो गए, निकल गए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके बाद ये क्या होगा, अगर इसकी एनर्जी तुम बढ़ाओगे तो इसकी एनर्जी अगर बढ़ाएंगे तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी में परिवर्तन होता है तो फिर क्या होगा कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन परिवर्तित
हो जाएंगे। लेकिन अगर इस थ्रेशोल्ड एनर्जी में परिवर्तन नहीं होता है तो फिर परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर इसके रेट ऑफ इमिशन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब आप जितना अधिक देर रेडिएशन को डालिएगा मेटल सरफेस पर, उतना अधिक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये एलिमिनेट करेंगे। दूसरा ये कहे थे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इरेडिएशन। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अब मान लीजिए हमने ये इंडिकेट किया, यानी कोई फोटॉन्स इस पर डाला जिसकी एनर्जी h न्यू थी। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये जीरो, देखो मान क्या होगा हमारा, निश्चित है। अब अगर इसके मान में परिवर्तन नहीं करते हो तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, ये परिवर्तित नहीं होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये परिवर्तित नहीं होंगे। ये क्या होगा, इसके इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करेगा। अब चाहे इस फ्रीक्वेंसी का फोटोन आप कितना भी दे दीजिए, इसके एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी परिवर्तित नहीं होंगे। अब मान लो इसको बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ तो एनर्जी का मान तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये वैल्यू क्या होंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे। एनर्जी का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। अगर इस एनर्जी को बढ़ा दिए, ये कांस्टेंट रहेगा, तो बट नेचुरल है कि ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर निर्भर करते थे, ये इसके इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर निर्भर नहीं करते थे। और इस तरह से आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या इन्होंने आसानी से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर कर दिया। यह आपका होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हेन सोडियम मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ 300 nm। मान लो ये देखो, ये हमारा सोडियम मेटल का कोई सरफेस है, ये मान लीजिए सोडियम मेटल सरफेस। अब इस पे कोई रेडिएशन पड़ता है तो ये जानते हो कि इसके फोटोन की एनर्जी होती है कितने के बराबर, h न्यू के बराबर, और न्यू बराबर होता है c लैम्डा, तो E इक्वल टू hc बाई लैम्डा। तो ये कहता है कि जो रेडिएशन मेटल सरफेस पर पड़ते हैं इसका वेवलेंथ दे रहा है 300 nm, या इसको हम मीटर में इंडिकेट करेंगे तो ये हो गया 300 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। अब ये कहता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो चलिए ये स्ट्राइक किया और इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये कहता है कि इस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 1.68 इंटू 10⁵ जूल मोल इनवर्स, यानी ये वैल्यू पर मोल दिया है। अब ये कहता है कि इससे एनर्जी इमिट करने के लिए सोडियम सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन या जो एनर्जी चाहिए वो मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी। ये कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। और नेक्स्ट ये कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल काउज ए फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी होगी। और या ये भी कह सकते हो कि दूसरा कहता है कि उसके लिए वेवलेंथ ज्ञात कीजिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इमिट करेगा। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये कहा था कि जब इंसिडेंट रेडिएशन इस पे पड़ेंगे तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी की आवश्यकता
होगी जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करेगा, जिसको नाम देते थे क्या, ये नाम देते थे थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर इसको हम ये भी कहते थे वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन ये होता था किसके बराबर, h न्यू 0 के बराबर। अब देखिए टोटल क्वेश्चन में ये आया h न्यू, ये फोटोन आया, h न्यू 0 ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हो गया, बाकी शेष बच गए क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या था, इक्वेशन था। अब देखिए वैल्यू आप सीधा सीधे निकालिए, न्यू बराबर होता है क्या, c बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगा hc बाई लैम्डा बराबर ये होगा h न्यू 0, यही होगा मैक्सिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरूरी होगी, प्लस ये था क्या, काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, अब पहले ये निकालते हैं hc बाई लैम्डा इक्वल टू h न्यू 0 प्लस, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी का मान क्या दे रहा है, ये जूल पर मोल, हम निकालेंगे क्या, पर एटम। तो अब काइनेटिक एनर्जी में आप भाग दे दीजिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 से, तो ये आ जाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी पर एटम। अब आप मान का सब्स्टिट्यूशन करो, h हो गया 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, c हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा का मान देखो ये हो गया 300 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। ये वैल्यू हमको पहले कैलकुलेट करेंगे किसको, h न्यू 0 को, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है आपका 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5, डिवाइड कर देते हो किससे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, तो ये आपका आ जाता है, सॉल्व करोगे तो h न्यू 0 का मान आ जाएगा कितना, 3.837 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, यानी इतने जूल एनर्जी की आवश्यकता होगी सोडियम मेटल से इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करने के लिए। अब ये कहता है कि इसका वेवलेंथ क्या होगा, ये तो हो गया एनर्जी, तो E बराबर होता है क्या, hc बाई लैम्डा, तो लैम्डा का मान निकालोगे तो ये होगा hc बाई E, h लैम्डा बराबर होगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और एनर्जी अभी आया था कितना, 3.837 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ये होगा मीटर पर सेकेंड, ये होगा जूल सेकेंड। अब लैम्डा का मान अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये सॉल्व करोगे तो ये होगा 5.186 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, यानी इंसिडेंट रेडिएशंस जो होंगे इनका वेवलेंथ इतना था, तो इतना वेवलेंथ का फोटोन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करने में खर्च होगा, बाकी शेष एनर्जी क्या हो जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। और इस तरह से इस इक्वेशन के सहायता से हम आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के किसी भी न्यूमेरिकल को हम आसानी से बना सकते हैं। ये आपका जानकारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के संबंध में था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।